दोस्तों, एक शहर में एक औरत की बोली लग रही थी। दोस्तों, उस औरत का पति उसके लिए 25 लाख रुपयों की मांग करता है। और दोस्तों, देने वाला जो व्यक्ति है, जो उस महिला पर अधिकार जमा रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, वह तुम्हें 25 लाख रुपए देगा। और फिर दोस्तों, हाथों हाथ वो 25 लाख रुपए नगद रूप में उस व्यक्ति को दिए जाते हैं, जो कि उस महिला का पहला पति था। और फिर रुपए लेकर वह वहां से चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद जिस व्यक्ति ने 25 लाख रुपए दिए हैं, वह उस महिला को लेकर अपने घर आता है, बहुत ही ज़्यादा खुश। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वह अब अपनी पत्नी को लाकर रात को जैसे ही उनका खाना पीना होता है, जैसे वो बिस्तर पर जाते हैं, बस उनकी रंग रली है, यानी कि उनकी मोहब्बत की बातें होने लगती है। और दोस्तों, जैसे ही वह आदमी सुबह जागता है, तो वह पाता है कि वाकई में उसके साथ तो बहुत ही भयंकर कांड हो गया। आखिर वह कांड क्या था? कैसे उस पति ने अपनी पत्नी को 25 लाख रुपए में बेचा, वो भी नगद? और कैसे उस पत्नी ने ऐसा किया, जिसको जानकर आप बिल्कुल ही हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी सेकंड को मिस ना करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जो घटनाएं हैं उनको लेकर आते हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में वह जो व्यक्ति है, जिसका नाम राजेश है, वह अपनी पत्नी, जिनका नाम पूनम है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है। दरअसल वह जो राजेश है, वह नशा करता है और वह बहुत ही बड़ा नशेड़ी है। दोस्तों, जो राजेश नाम का वह व्यक्ति है, वह कमाता वमाता तो कुछ भी नहीं है, वह तो बस नशे करने के लिए पैसे मांगा करता है। और दोस्तों, उसकी दूसरी और बड़ी आदत है, वह होती है जुआ। यानी कि वह नशा करने के बाद जब भी जुआ खेलने जाता है और फिर वहाँ पर अपनी कम बुद्धि होने की वजह से हर पैसों को वहीं पर हार बैठता है। दोस्तों, उसके बाद वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी पूनम, जो कि सीधी सादी अपने घर में ही रहती है, उसके साथ ज़बरदस्त मारपीट करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गंदी गालियाँ देता है। दोस्तों, उन गालियों की वजह से वह जो महिला है पूनम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वह अब उस घर से जाने का विचार कर लेती है। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह जब राजेश अपनी पत्नी पूनम के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो दोस्तों वह पूनम भी उससे परेशान होकर उस घर को छोड़कर चल देती है। दोस्तों, वह अब कहाँ जा रही है, इसके बारे में तो किसी को कोई मालूम नहीं। लेकिन अब पूनम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वह गुरुग्राम में ढूंढ रही है अपनी उस सहेली का घर, जिस सहेली का नाम होता है रूपा। पूनम को रूपा का घर और पता तो मालूम था, लेकिन वह कहाँ जाए, किससे बात करे, उसे जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे वह उस मकान पे पहुंच जाती है जहाँ पर रूपा रहा करती थी। और दोस्तों, रूपा जहाँ पर रहती है, अब वह पूनम वहाँ उस घर की डोरबेल बजाती है। दोस्तों, वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर तो जिस दरवाजे को रूपा को खोलना चाहिए था, उस दरवाजे को कोई अन्य व्यक्ति खोलता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 साल होगी। और दोस्तों, वह आदमी कहता है कि हाँ जी, कौन चाहिए। यहाँ पर पूनम कहती है कि इस घर में उसकी जो दोस्त है, वो रूपा रहा करती थी, क्या रूपा यहाँ पर है? तो यहाँ पर वह व्यक्ति मना कर देता है। वह कहता है कि यहाँ पर कोई रूपा नहीं है, हमने इस मकान को 2.5 साल पहले खरीदा है। दोस्तों, यह बात सुनकर वह जो पूनम है, उसका चेहरा मुरझा जाता है। वह अब जाए तो जाए कहाँ? उसके मुरझाए चेहरे को देखता है वह व्यक्ति जिसका नाम होता है सक्सेना। सक्सेना एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति हैं और उनकी अब रिटायरमेंट हो चुकी है। यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है और अब वो उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। उन्होंने जो मिली जमा राशि है, जमा पूंजी है, उसी से उस मकान को खरीदा है। और दोस्तों, यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ बड़े ही अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं। सक्सेना साहब जब पूनम के चेहरे को इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पर सक्सेना साहब कहते हैं कि भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अंदर आओ, पानी पी लो ठंडा, और एसी में थोड़ी देर बैठो, फिर ठीक ढंग से विचार कर लेना कि आखिर तुम्हारी दोस्त कहाँ पर रहती है। अब इस बात को सुनकर वह रूपा उनको मना कर देती है। वह पूनम उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं साहब, जब रूपा ही नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगी। दोस्तों, अब यहाँ जो पूनम है, वह अब नीचे उतर जाती है सीढ़ियों से और बस
आगे पीछे कुछ देख रही होती है। उसको अचानक एक टेबल दिखाई देती है। वह टेबल होती है वहीं जो छोटा सा पार्क बना हुआ है उस टेबल में। और फिर वो पूछती है कि क्या साहब वह उस टेबल पर लेट सकती है। तो यहाँ पर सक्सेना जी कहते थे हाँ आप आराम से वहाँ पर लेट जाओ और आराम कर लो। दोस्तों अब यहाँ उस टेबल पर जाकर वह पूनम जाकर लेट जाती है और दोस्तों वह थकावट होने के कारण उसको कब कब में नींद आ गई उसको खुद ही पता नहीं चलता है। दोस्तों सक्सेना साहब जो कि दोपहर के समय वहाँ पर मौजूद थे वो अब अपने घर में जाते हैं और एसी की ठंडी हवा में सो जाते हैं। दोस्तों रात के करीब 9 बजे के लगभग जब उस सक्सेना की आंखें खुलती है तो सक्सेना घर से बाहर आते हैं और वे बाहर आकर देखते हैं, बड़े ही हैरान रह जाते हैं। वह जो पूनम नाम की महिला है वह वहीं उस टेबल पर सो रही है। अब सक्सेना साहब वहाँ जाते हैं और जो उसको जगाते हैं कि तुम जागो भाई, कौन हो, कहाँ अपने घर जाओगी, तुम अपने घर चली जाओ, तुम यहाँ थकी हारी परेशान हो, तुम यहाँ क्या करोगी। दोस्तों यहाँ पर पूनम जागती है। वह कहती है कि साहब उसको तो जहाँ भी वक्त ले जाएगा वह तो वहीं जाएगी, क्योंकि अब उसकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस अब जो सक्सेना साहब है वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, घर के अंदर चलो, चाय ठंडा जो भी उनसे सेवा बन पाएगी वो उस सेवा को जरूर देंगे। और दोस्तों ऐसा कहते हुए सक्सेना साहब अब उस पूनम को अपने घर के अंदर ले आते हैं। दोस्तों घर के अंदर आने के बाद अब जो सक्सेना साहब हैं वो उस पूनम को उस बाथरूम के बारे में बताते हैं जहाँ पूनम जाकर फ्रेश होती है, नहाती धोती है। और अब यहाँ पर वह सक्सेना साहब अपने जो पत्नी के जो कपड़े होते हैं वो उनको देते हैं और कहते हैं कि लो ये कपड़े पहन लो और तुम आराम से रहो। दोस्तों पूनम अब उनकी पत्नी की उस साड़ी को पहन लेती है और बिल्कुल नहा धोकर वह बहुत ही सुंदर लग रही होती है। दोस्तों यहाँ रात काफ़ी हो चुकी थी। अब जो सक्सेना साहब है वो खाना मंगाते हैं और खाना जैसे पूनम खा लेती है उसके बाद वह अब सोने चली जाती है। दोस्तों पूनम जो वहाँ के बने हुए एक कमरा है उसमें सो जाती है। तो सुबह जैसे ही सक्सेना साहब की आंखें खुलती है तो वह पाते हैं कि उनकी जो बेड के किनारे एक कप चाय रखी है और वह चाय बहुत ही सुंदर उसमें से खुशबू आ रही है। दोस्तों सक्सेना साहब जैसे उस चाय को पीते हैं अचानक उनके दिमाग में उनकी पत्नी की जो पूर्व यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और दोस्तों उनको याद करते हुए वो सोचते हैं कि वाकई में उनकी पत्नी होती तो उनको इतनी बढ़िया चाय बनाकर जरूर पिलाती। लेकिन सक्सेना साहब उस घर में अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत 2.5 वर्ष पहले कोरोना काल में हो गया था। दोस्तों अब यहाँ सक्सेना साहब उस घर में जब से अकेले रहते हैं वो बस परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो अकेले ही यहाँ पर काम किया करते हैं। दोस्तों अब करीब दिन के 10 बज रहे होते हैं और अब पूनम जो किचन में काम कर रही है उसको देखते हुए अब सक्सेना साहब उस किचन में आ जाते हैं। पूनम जो कि किचन में मौजूद है, पूनम ने एक साड़ी पहन रखी है। वह साड़ी होती है सक्सेना साहब की पत्नी की। और दोस्तों उस साड़ी में सक्सेना साहब को बिल्कुल वही मूर्ति दिखाई देती है जो कि उनकी पत्नी हुआ करती थी। और दोस्तों सक्सेना साहब अपने आप पर काबू नहीं पाते और धीरे धीरे उस किचन में बढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर वह पूनम नाम की महिला खाना बना रही है गैस स्टोव पर। और दोस्तों देखते देखते सक्सेना साहब जिनका एक हाथ उस पूनम की कमर पर चला जाता है और दोस्तों पूनम भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भावपूर्ण स्थिति में पाती है और वह भी अब पीछे अपनी कमर सक्सेना साहब से टिका देती है। और दोस्तों अब सक्सेना साहब धीरे से उनकी पीठ को चूमते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से दोनों के शरीरों में उठ रही वो तरंगे होते हैं उनको देखते हुए अब वो जो पूनम है वह गैस को बंद कर देती है और सक्सेना साहब की तरफ घूमते हुए कहते हैं हाँ बाबूजी आपको क्या चाहिए। दोस्तों बस ऐसा कहते ही वह सक्सेना साहब उस पूनम को अपनी बाहों में भर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से उन दोनों ने आलिंगन किया उससे पता चलता है कि वाकई में ये दोनों व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और दुखी हैं, बस इनको प्यार चाहिए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पूनम सक्सेना साहब से दूर होते हुए बस खाना बनाने में जुट जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से वह खाना बना रही है वह अब सक्सेना साहब को खाना खिलाती है। सक्सेना साहब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर सक्सेना साहब अपनी जो आप बीती है वो कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे 2.5 वर्ष पहले उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और वह मौत भी कोरोना काल में हुई थी, यानी कि वो अपनी पत्नी को खो बैठे हैं और वो इस घर में अकेले ही रहते हैं।
वो चाहते हैं कि यदि पूनम उनके ही घर में रहे और उनकी पत्नी बनकर रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर पूनम मना कर देती है, कहती है कि नहीं साहब, वो तो पहले से शादीशुदा है। दोस्तों सक्सेना साहब और पूनम का धीरे धीरे वह समय बीतता है और फिर अब आती है रात। जैसे कि दिन में उनका प्यार हुआ था उसी प्यार के वसीभूत अब वह पूनम आ जाती है सक्सेना साहब के बेडरूम में। और दोस्तों बस वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ उस बेड पर लेट जाते हैं और बस उनके बीच में वही प्यार भरा संबंध कायम हो जाता है। दोस्तों उन दोनों के बीच में बने उस शारीरिक संबंध के चलते दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे ढंग से संतुष्ट करते हैं। और यहाँ पर सक्सेना साहब जो कि काफी दिनों से रुके बैठे थे, सक्सेना साहब अब 2-3 बार उस पूनम के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और बस टूट कर सो जाते हैं। दूसरे दिन जैसे ही सक्सेना साहब की आंखें खुलती हैं वो बहुत ही गंदी गालियां वहां पर सुन रहे होते हैं। दरअसल वहां पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर पूनम का जो पति है राजेश, वह आ जाता है और वह सक्सेना साहब को बहुत ही गंदी गालियां दे रहा है और वह कह रहा है कि तुमने उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा काम कैसे किया और तुम कैसे उसकी पत्नी को वहां पर रख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की बातों को सुनते हुए अब जो सक्सेना है वह खड़ा हो जाता है और वह सीधा बाहर आता है। वह कहता है भाई तुम कौन हो और तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि वह उस पत्नी का पति है जिसके साथ तुमने रात रंग रलियां मनाई हैं, जिसके साथ तुम रात रेप कर रहे थे, जिसके साथ तुम अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, वह तो उसकी पत्नी पूनम है। और यह पूनम घर से बिना बताए भाग आई। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राजेश है वह उस घर के अंदर आते हुए उस पूनम को मारने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर जो सक्सेना है वह उसको साफ साफ डांट देता है कि देखो भले ही तुम्हारी पत्नी हो लेकिन तुम अब इस महिला को नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं मार सकते। तो यहाँ पर वह राजेश कहता है भैया क्यों, मेरी पत्नी मैं तो मारूंगा, मैं तो चाहे इसके साथ जो करूं, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी क्या है। तो यहाँ पर सक्सेना कहता है कि भाई ऐसा है, तुम्हारी पत्नी थी, है नहीं, अब ये मेरे घर में है और मैं इनका होने वाला पति हूँ, अब ये मेरे साथ रहना चाहती हैं और तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, यदि ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मुझे इसकी कीमत दे दो। अब सक्सेना और राजेश के बीच में जब ये सौदेबाजी होने लगती है तो यहाँ राजेश उस पूनम के बदले 25 लाख रुपयों की डिमांड करता है। दोस्तों उस पैसे को सुनकर सक्सेना घबरा जाते हैं। वो कहते हैं 25 लाख, पागल समझा है क्या, 25 लाख मजाक है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वह कहता है राजेश तो ठीक है उसकी पत्नी उसको सौंप दो, नहीं देनी उसको पत्नी। अब दोस्तों जिस प्रकार से वहां सौदेबाजी चल रही है, अब जिस प्रकार से वह सक्सेना अपना दिल दे बैठा था उस पूनम नाम की महिला को, अब वह सक्सेना हिम्मत करके कहता है कि ठीक है मैंने तुमको 25 लाख रुपए दिए और अब तुम इस महिला को यहीं पर छोड़ दो। दोस्तों अब वह जो आदमी है सक्सेना साहब अब उससे कहते हैं कि ठीक है तुम पहले तलाक दोगे उसके बाद ही मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर राजेश कहता है कि ठीक है साहब, वह कल कागज बनवा कर लाएगा, अपने साइन कर देगा, तलाक के कागज होंगे और जब मैं तुम्हें कागज दे दूं मुझे 25 लाख रुपए दे देना। और हाँ मेरी एक बिल्कुल अंतिम बात सुन लीजिए, यह महिला सही नहीं है, इस महिला से बच कर रहना। यह महिला जो कि देखने में सुंदर तो लगती है लेकिन सुंदर है नहीं दिल की। दोस्तों इन बातों को कहते हुए राजेश वहां से चला जाता है। दोस्तों अब जो सक्सेना साहब है वह पूनम को एक बार भरी नज़रों से निहारते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं पूनम, मैं हूं ना। अब पूनम तो उसी घर में होती है। और दोस्तों जिस प्रकार से वे दोनों रह रहे हैं यानी कि सक्सेना साहब और पूनम, फिर दोबारा से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। दोस्तों अब जैसे तैसे सक्सेना साहब उन पैसों का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। हालांकि सक्सेना को पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने बच्चों से उन पैसों को मंगाते हैं और 25 लाख रुपए नगद तैयार कर लेते हैं। दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही वह राजेश उन कागजों को लेकर आता है, वह आता है और कहता है कि ये लो कागज, मैंने आज से इसको तलाक दिया, इस पर साइन कर दो और बस आज से ये तुम्हारी। अब दोस्तों वह राजेश कहने लगता है लेकिन हाँ साइन तो कर रहे हो लेकिन मुझे 25 लाख रुपए यहीं चाहिए, नगद चाहिए। और दोस्तों अब सक्सेना साहब जिसने वो 25 लाख रुपए एक बैग में जमा किए हुए थे उनको लेकर मेज पर रख दिया जाता है। दोस्तों अब राजेश वहां पर साइन करके चला जाता है और उन 25 लाख रुपयों को ले जाता है। लेकिन जाते जाते वह कहता है कि साहब
इस औरत से बढ़िया बच कर रहना। ये बड़ी ही कमीनी औरत है, बहुत ही गंदी सोच है इस महिला की। लेकिन दोस्तों, जहां एक और पूनम का प्यार उस व्यक्ति पर सवार था, वह अब ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता और वह राजेश से कहता है कि सुनो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, तुम जाओ यहाँ से। और बस राजेश वहाँ से पैसे लेकर चला जाता। दोस्तों, अब सक्सेना साहब बहुत ही प्यारी मुस्कान से मुस्कुराते हैं उस पूनम की तरफ, कहते हैं कि पूनम, अब तुमको कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, ठीक है। अब इस बात को सुन लेती है वह पूनम। पूनम और सक्सेना साहब एक दूसरे को प्यार से चूम लेते हैं। और दोस्तों, अब जैसे जैसे रात होती है, रात में भी फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और पूनम बड़े ही प्यार से अपने नए पति यानी कि सक्सेना साहब को संतुष्ट करती है और सक्सेना साहब बड़े ही प्यार से सो जाते हैं। और दोस्तों, जैसे रात की गई वह मेहनत थी, उससे परेशान हो गया था सक्सेना। उसकी देर में आँख खुलती है सुबह सुबह और वह अब देखता है कि यहाँ पर उसके बेड पर उसकी पत्नी मौजूद नहीं है, यानी कि पूनम कहाँ गई। वह उसको ढूंढने के लिए जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, सक्सेना साहब देखते हैं कि उनके कमरे की वह जो अलमारी है वह खुली हुई है और उस अलमारी में से बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इस अलमारी में से किसी ने सामान निकाला हो। दोस्तों, अब जैसे जैसे सक्सेना साहब की नींद खुलती है, वे बाहर निकलते हैं, वे पाते हैं कि पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी पूनम नहीं पाती है। अब वह सक्सेना साहब उस जगह पर जाते हैं जहाँ उनके रुपये रखे होते हैं, वहाँ जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर वो रुपये भी मौजूद नहीं है। अब सक्सेना साहब को महसूस होता है कि हाँ, उसके साथ तो ठगी हो गई। और दोस्तों, ये ठगी वाकई में बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, दिन में तो वह व्यक्ति 25 लाख रुपए ले गया और एक रात गुजारने में अब वह पूनम भी उसके साथ ऐसी ठगी कर चुकी है। दोस्तों, सक्सेना अब देर नहीं करता है और सीधा पहुंचता है पुलिस थाने। और पुलिस थाने में जैसे उन दो युवक और युवतियों के बारे में उनका हुलिया बताया जाता है और उनके नाम रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तब जाकर पुलिस कहती है कि साहब, इनके नाम तो बहुत सारी रिपोर्ट हो रखी हैं, दरअसल ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लोग यहाँ पर इस प्रकार की ठगी ही करते हैं। ये चिकनी चुपड़ी बातों में अच्छे भले लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और फिर उनके साथ लूटपाट करके भाग जाते हैं। इनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन पुलिस अब उनके लिए ठीक ढंग से जांच करेगी। दोस्तों, अब सक्सेना साहब उस थाने से मुंह लटकाकर बाहर आ रहे होते हैं। उनका चेहरा देखने लायक होता है। दरअसल उनके साथ ठगी ही कुछ इस प्रकार से हो गई थी। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन दोस्तों, हमें कमेंट करके आप इसे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। और दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।